तो आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस माइंड @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा मंच है, बहुत ही अच्छा चैनल है। आप इससे जुड़कर देखिए, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन करना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। जैसा कि आपको पता है कि 3 दिन हमारा इंडियन इकोनॉमी पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलती है और उसके बाद के जो दिन होते हैं उसमें हम लोग भारत के भूगोल पर अध्ययन करते हैं। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर डिस्कशन चलता है। उसके बाद हम उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे, उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हमारी जो लक्ष्य है वो आपकी सफलता है दोस्तों। तो फटाफट से चैनल से जुड़िए, लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। उसमें हर टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन किया गया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। आप उसको देख के पढ़ सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ये जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो आप UPSC की तैयारी कर रहे हो या PSC की तैयारी कर रहे हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? आज का जो प्रश्न है, आज का जो विषय है वो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न क्या है? क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है प्लास्टिक मनी, दूसरा है इजी मनी, तीसरा है रियल मनी और चौथा है हार्ड मनी। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। बहुत ही आसान प्रश्न है। क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है प्लास्टिक मनी, इजी मनी, रियल मनी या फिर हार्ड मनी। तो भैया दोस्तों, क्रेडिट कार्ड को जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है प्लास्टिक मनी। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि TDSAT निम्नलिखित में क्या है? TDSAT निम्नलिखित में क्या है? आपके ऑप्शन है उपग्रह है, ट्रिब्यूनल है, टेलीकॉम कंपनी है या फिर एक समाज है। तो TDSAT निम्नलिखित में क्या है? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें TDSAT की तो इसका जो काम है या इसको किस नाम से जाना जाता है या ये क्या है, तो TDSAT एक प्रकार का प्यारे दोस्तों ट्रिब्यूनल होता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले आप इसका उत्तर ज़रूर दें। आपका प्रश्न है TDSAT का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं कमेंट में डाल दूंगा, आप इसका आंसर मैच कर लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल आप कमेंट में उत्तर दीजिए कि TDSAT का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? यह प्यारे दोस्तों इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बनाया गया था। तो प्यारे दोस्तों, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? आपका ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना। आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? फटाफट से उत्तर दीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना। मैं दोस्तों, आत्मनिर्भरता जिस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वो पंचवर्षीय योजना थी पहली। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, निवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? बात समझ में आई दोस्तों। प्रश्न क्या है कि निवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? आपका ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर श्रम और रोजगार मंत्रालय। विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों शायद प्रश्न पीछे नहीं आ पाया है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो प्यारे दोस्तों, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। शायद मैंने पहला बता दिया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये आत्मनिर्भरता चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था दोस्तों। बात समझ में आई दोस्तों? चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ना कि पहली। तो इसका उत्तर क्या होगा? चौथी पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो दोस्तों, विनिवेश विभाग की अगर हम बात करते हैं तो ये आता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है? प्रश्न क्या है कि वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है? पहला ऑप्शन है ट्यूबवेल, दूसरा है नहर, तीसरा ऑप्शन है नल, चौथा है टैंक। तो वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का जो अन्य साधन है वो है ट्यूबवेल। क्या है? ट्यूबवेल। बस समझ में दोस्तों, वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन है ट्यूबवेल, जो कि आपके पहले ऑप्शन पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सेबी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है या असत्य है? बात समझ में दोस्तों, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेबी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, और यहाँ पे प्रश्न क्या है कि सेबी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन है कि या बाजार नियामक है या वैधानिक निकाय है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चौथा है ऊपर के सभी सही हैं। तो सेबी के बारे में कौन सा कथन सही है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, सेबी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों, अगर बात की जाए सेबी की, तो सेबी के बारे में कौन सा कथन असत्य है उसको जानना है। आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सेबी जो है वो बाजार नियामक है, बिल्कुल सही है। या वैधानिक निकाय है, ये भी ऑप्शन सही है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, ये जो है वो आपका गलत हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और उपरोक्त सभी ये तो हो ही नहीं सकता। तो पूछा है कि सेबी के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो ये जो ऑप्शन है वो होगा प्यारे दोस्तों सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में गरीब देशों की मदद करता है? गरीब देशों की मदद कौन करता है? आपके ऑप्शन है IMF, दूसरा ऑप्शन है IBRD, तीसरा है IDA और चौथा है ADB। तो निम्नलिखित में से कौन गरीब देशों की मदद करता है? फटाफट से उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों। दोस्तों, निम्नलिखित में गरीब देशों की मदद कौन करता है? तो IDA, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और IDA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन।
चलिए आगे चलते हैं। बात समझ में आई प्यारे दोस्तों। गरीब देशों में कौन करता है, तो आईडीए करता है, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आईडीए का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया प्यारे दोस्तों, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रश्न एक बार फिर से, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। आपका ऑप्शन है, पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 के बीच का पीरियड था। तीसरी योजना थी जो कि 1961 से 1966 के बीच चली थी। चौथी पंचवर्षीय योजना है जो कि 1969 से 1974 के बीच चली थी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है 1974 से 1978 के बीच चली थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए हैरोल्ड डोमर मॉडल की, तो ये आधारित था प्यारे दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना पर। 1951 से 1956 के बीच इसका पीरियड था। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, दोहरी अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण हैं। पहला है कृषि और उद्योग का अस्तित्व, यानी सर्वाइवल ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। दूसरा है निर्वाह खेती के साथ वाणिज्यिक कृषि का अस्तित्व, यानी कि को एक्सिस्टेंस ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर विथ सबसिस्टेंस फार्मिंग। और तीसरा है निर्वाह खेती और पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ आधुनिक उद्योग और वाणिज्यिक कृषि, या फिर ये सभी। तो दोहरी अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण होते हैं, इसका आपको उत्तर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए दोहरी अर्थव्यवस्था के लक्षण की, तो कृषि और उद्योग अस्तित्व, ये भी ऑप्शन सही है। निर्वाह खेती के साथ वाणिज्यिक कृषि का अस्तित्व, ये भी सही है। निर्वाह खेती और पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ आधुनिक उद्योग और वाणिज्यिक कृषि, ये भी सही है। तो ये जब तीनों सही हैं तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, यानी कि ये सभी। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मराठे समिति किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है शहरी सहकारी बैंक, दूसरा है ग्रामीण सहकारी बैंक, तीसरा है क्रेडिट सुधार और चौथा जो है वो है बीमा सुधार। तो मराठे समिति किससे संबंधित है। मराठे समिति किससे संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों, मराठे समिति जो संबंधित है वो शहरी सहकारी बैंक से संबंधित होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला जो प्रश्न प्यारे दोस्तों वो है, भारतीय रेल द्वारा चलाई गई कम किराए की कम किराए की पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी गरीब रथ किन शहरों के बीच चलाई गई थी। आपका प्रश्न क्या है कि भारतीय रेल के द्वारा जो कम किराए वाली जो पहली एसी रेलगाड़ी जो चलाई गई थी गरीब रथ, वो किन शहरों के बीच चलाई गई थी। पहला ऑप्शन है दिल्ली से पटना, दूसरा है सहरसा से अमृतसर, तीसरा है पटना से जालंधर और चौथा है दिल्ली से हैदराबाद। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। तो मैं दोस्तों, अगर बात की जाए भारतीय रेल के द्वारा चलाई गई कम किराए की पहली एसी रेलगाड़ी जिसका नाम था गरीब रथ, तो वो चलाई गई थी सहरसा से अमृतसर के बीच चलाई गई थी। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संगठित मनी मार्केट का सबसे सक्रिय साधन निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत में जो संगठित है मनी मार्केट, उसका सबसे सक्रिय साधन यानी एक्टिव, बस समझे, एक्टिव साधन कौन सा है। पहला है कॉल मनी मार्केट, दूसरा है ट्रेजरी बिल, चौथा है वाणिज्यिक कागजात और जमा प्रमाण पत्र, या फिर चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत में संगठित मनी मार्केट का सबसे सक्रिय साधन कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों, भारत में संगठित मनी मार्केट का सबसे सक्रिय साधन कौन सा है। तो जो सबसे सक्रिय साधन माना जाता है वो कौन सा है, कॉल मनी मार्केट। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों, कौन सा कथन गैर निष्पादित संपत्ति के बारे में सही है। और समझिए दोस्तों, कौन सा ऐसा कथन है जो गैर निष्पादित संपत्ति के बारे में सही है। पहला क्या है, वे बैंक के द्वारा
किसी वित्तीय संस्थान को दिए गए ऋण हैं जहां उधारकर्ता ब्याज या मूल राशि में चूक करता है या देरी करता है। दूसरा क्या है, बैंकों को एनपीए से कोई आय की अनुमति नहीं है। तीसरा है एक ऋण चुकौती, यानी जब एक ऋण चुकाया जाता है जो 1 साल के अधिक देरी हो रही है, बात समझें, जो एक ऋण होता है अगर उसको चुकाने में 1 साल से अधिक देरी हो रही है उसे एनपीए के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा कथन है जो गैर निष्पादित संपत्ति के बारे में सही है? तो प्यारे दोस्तों, ऐसा कथन जो गैर निष्पादित संपत्ति के बारे में सही है वो ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन है प्यारे दोस्तों, एक ऋण चुकौती जो 1 साल से अधिक देरी हो रही है, यानी अगर एक ऋण को चुकाने में 1 साल से अधिक की देरी हो रही है तो उसे एनपीए के द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है 19 जुलाई 1969 को जिन 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें न्यूनतम जमा राशि कितनी थी? बात समझ में आई दोस्तों। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उनमें न्यूनतम जमा राशि कितनी थी? आपका ऑप्शन है 50 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन है 25 करोड़ रुपए, तीसरा 76 करोड़ रुपए और चौथा है 80 करोड़ रुपए। तो प्यारे दोस्तों, 19 जुलाई 1969 की बात की जा रही है, जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस समय न्यूनतम जमा राशि कितनी थी? तो उस समय न्यूनतम जमा राशि थी 50 करोड़ रुपए। कितनी करोड़ रुपए प्यारे दोस्तों? 50 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों? बात समझ में? अगला प्रश्न है EBITDA का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी EBITDA का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे वो यूपीएससी के लिहाज से हो या यूपीपीएससी के आधार से हो। यानी कि अगर यूपीपीएससी या यूपीएससी के लिहाज से देखा जाए तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सकता है प्यारे दोस्तों कि ये प्रश्न रेलवे वगैरह में भी पूछा जा सकता है। तो EBITDA का पूरा नाम क्या है? आपका पहला ऑप्शन है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रेशिएशन एडजस्टमेंट, दूसरा ऑप्शन है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रेशिएशन एंड अमोर्जिनेशन, तीसरा है अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डिप्रेशिएशन एंड अमोर्जिनेशन अमोर्जिएशन, या फिर चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। वह दोस्तों EBITDA का पूरा नाम क्या है? तो जो इसका फुल फॉर्म है वो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, समझ में, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रेशिएशन एंड अमोर्जिनेशन। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 100% वित्त समावेशन की घोषणा की है? प्रश्न क्या है कि भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 100% वित्त समावेशन की घोषणा की है? पहला जो ऑप्शन है वो है पांडिचेरी, दूसरा है पंजाब, तीसरा है दिल्ली और चौथा है चंडीगढ़। तो भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 100% वित्त समावेशन की घोषणा की है? तो प्यारे दोस्तों, पांडिचेरी ने क्या किया है? 100% वित्त समावेशन की घोषणा की है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, न्यूनतम मजदूर समझ में आई? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। यानी न्यूनतम मजदूर अधिनियम जो है वो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। तो यह जो एक्ट था न्यूनतम मजदूर अधिनियम, ये कब पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन ये रहा। पहला है 1947, दूसरा है 1948, तीसरा 1949 और चौथा है 1950। तो प्यारे दोस्तों, 1948 की बात है कि न्यूनतम मजदूर अधिनियम पारित किया गया था। ये एक्ट कब पारित किया गया था? न्यूनतम मजदूर अधिनियम पारित किया गया था 1948 में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय लघु बचत कोष यानी NSSF की स्थापना कब की गई थी?
आपका ऑप्शन है 2003 में, 1995 में, 1999 में या फिर 2001 में। राष्ट्रीय लघु बचत कोष यानी NSSF की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1999 में। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? PIPE डील का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न UPSC में भी पूछा जा सकता है, UPPSC में भी पूछा जा सकता है। तो आपका पहला जो ऑप्शन है वो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी। दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट इक्विटी। पहला क्या था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी। दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट एक्टिविटी। बस समझ में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट इक्विटी। तीसरा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी और चौथा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट इक्विटी। बस समझ में दोस्तों, PIPE डील का फुल फॉर्म क्या है? पहला है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी। दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट इक्विटी और तीसरा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी और चौथा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट इक्विटी। तो पहले दोस्तों PIPE डील का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका विभाग है या किसका भाग है? भारत का समेकित निधि, भारत का सार्वजनिक खाता, भारत के आकस्मिक निधि और चौथा है प्रधानमंत्री राहत निधि। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका विभाग है या किसका भाग है? तो प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय लघु बचत निधि की बात करें तो ये किसका भाग है? तो ये भाग है प्यारे दोस्तों भारत का सार्वजनिक खाता है ये। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1935 में, 1934 में, 1944 में, 1945 में। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की? यानी भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन रिजर्व बैंक यानी IRB। बस समझिए दोस्तों, भारतीय इंडियन रिजर्व बैंक या इसी को हम क्या कहते हैं? RBI। ठीक है, IRB कह सकते हैं पर दोस्तों इसका नाम क्या होता है? RBI। बात समझ आई दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये राइट होता है प्यारे दोस्तों। तो RBI की स्थापना कब की गई थी? तो RBI की स्थापना की गई थी प्यारे दोस्तों 1935 में। तो अब पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कैश ट्री क्या है? पहला ऑप्शन है कैश ट्री भारत में एक इंटर बैंक नेटवर्क है। दूसरा है या यूरोनेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रतिबंधित है। बस समझिए दोस्तों, पहला क्या है? कैश ट्री भारत में एक इंटर बैंक नेटवर्क है। दूसरा है या यूरोनेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रबंधित है। तीसरा क्या है कि यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित एक कंप्यूटरीकृत दूरसंचारी प्रणाली है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो कैश ट्री क्या है? तो दोस्तों कैश ट्री जो है वो भारत में एक इंटर बैंक नेटवर्क है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से किस जगह पर सरकारी पदक का उत्पादन किया जाता है? पहला है होशंगाबाद, चौथा है नासिक और देवास, तीसरा है कलकत्ता और नोएडा, चौथा है रायपुर। तो निम्नलिखित में से किस जगह पर सरकारी पदक का उत्पादन किया जाता है? किस जगह किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ये रहा। निम्नलिखित में से किस जगह पर सरकारी पदक का उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस जगह पर सरकारी पदक उत्पादन किया जाता है? तो ये है कलकत्ता और नोएडा। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निजी क्षेत्र के 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था?
आपको ऑप्शन है 1969, 1975, 1980, 1991। तो वह दोस्तों निजी क्षेत्र के 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो किस वर्ष वित्त क्षेत्र मूल्यांकन समिति यानी कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की स्थापना भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी, कब की गई थी? आपका ऑप्शन है 2005 में, 2006 में, 2007 में या फिर 2008 में। किस वर्ष वित्त क्षेत्र मूल्यांकन समिति यानी CFSA यानी कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की स्थापना भारत सरकार और रिजर्व बैंक के द्वारा की गई थी? तो क्या दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 2006 में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्या दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। इसी तरह से मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच में लेकर आता रहूँगा। महत्वपूर्ण विषयों के टॉपिकों को आपके बीच में डिस्कशन करता रहूँगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को पा सकें, जल्द से जल्द सफलता प्राप्त कर सकें। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। विश यू ऑल द बेस्ट।